आज हम लोग क्लास करेंगे बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम के पे पढ़ेंगे कि बल क्या होता है, बल कितने प्रकार से हम बल पे काम करते हैं, गति किसे कहते हैं अर्थात मोशन किसे कहते हैं। ओके, बल तथा गति के नियम के तहत हमें जानने की कोशिश करेंगे। आप इधर देखोगे बल तथा गति के नियम का तात्पर्य क्या होता है और बल हमारे जीवन में कैसे हमें प्रभावित करते हैं। गति हमें दिखती नहीं है लेकिन गति हमारे जीवन में कैसे प्रभावित करती है। जैसे हम जब चलते हैं तो गति कर रहे होते हैं और इसी को हमें देखना होता है कि ये गति क्यों हो रहा है। अगर हम चले तो हम क्यों चल पा रहे हैं, अगर हम खड़े हैं तो क्यों स्थिर हैं। आखिर में हम चलने की कोशिश करते हैं, कभी 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 गिर जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्पीड, कोई गति ज्यादा कर रहा है, कोई गति कम कर रहा है, कोई गति बहुत स्पीड से कर रहा है, इतना स्पीड से कर रहा है कि बहुत स्पीड से कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि बल तथा गति के नियम में इसमें हम देखेंगे कि बल क्या होता है, संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, और गति का प्रथम नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, और गति का द्वितीय नियम क्या होता है, गति के द्वितीय नियम का मतलब क्या होता है, और द्वितीय नियम का हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है। ये जितने बल है, गति है, इनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग देखेंगे। इंग्लिश मीडियम का क्लास अपने क्लास लेक्चर में वो रिकॉर्डिंग होगा, उसमें इंग्लिश मीडियम की क्लास में करेगा इस चैप्टर को। अभी हिंदी मीडियम का चल रहा है तो हिंदी मीडियम का सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम का रिकॉर्डिंग होगा। अर्थात जब गति के द्वितीय नियम का उदाहरण हमारे जीवन में कैसे है, गति के तृतीय नियम का हमारे जीवन में उदाहरण कैसे है, और गति का उदाहरण क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, इन सभी नियमों को हम अपने आसपास देखेंगे। इन सभी नियमों को हम अपने आसपास देखेंगे कि कैसे बल हमारे जीवन में काम करता है। पहले हम जाने कि बल होता क्या है। बल होता क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं। बल का मतलब होता है कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर धक्का देते हैं, किसी वस्तु पर कुछ ऊर्जा खर्चा करते हैं और वह बल क्या करे, उसकी गति उत्पन्न कर दे, कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापन कर दे, तो गति हो गया। लेकिन जब आप किसी वस्तु को उठाने के लिए जो बल लगा रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है, बल लग रहा है ना उस पर। आप अगर उस पर उठाने के लिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो बल आपका लग रहा है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि संतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल किसे कहते हैं। संतुलित बल का मतलब होता है बैलेंस फोर्स। संतुलित बल का मतलब होता है बैलेंस फोर्स। जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह बल हमारे द्वारा लगाए गए बल से और इतनी मात्रा में लगे कि वो संतुलित अवस्था में बनी रहे। जैसे मानो कि आप एक पत्थर लेकर करके आप ऐसे से घुमा रहे हो तेजी से, लेकिन वो जैसे माना इधर से बल लगा रहा है और इधर से बल लगा है। एक क्या है, एक मान लो बॉक्स है, बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है। बॉक्स पे आपने माना बल लगाया और वह बल थोड़ा सा खिसक गया, थोड़ी मात्रा में खिसक गई। तो अगर खिसक गई तो क्या कहेगा आप, असंतुलित कहेगा कि संतुलित कहेगा, असंतुलित। क्यों, क्योंकि हमारा बल ज्यादा हो गया। जब ये बल ज्यादा हो जाएगा तब ये खिसक जाएगा। अगर ये बल कम रहेगा तभी ये नहीं, ये बल कम रहेगा तो क्या होगा, खिसक जाएगा आगे की तरफ, बल कम रहेगा। ये बल कम रहेगा इसका बॉक्स का, तभी तो मानो कि ये मुझे ये खिसकाना है इसको, टेबल स्टूल को, तो मुझे बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी इसके बल से ये बल जब ज्यादा होगा तभी तो ये खिसकेगा। यानी दोनों बल में अंतर है, तभी तो वो एक बल जब ज्यादा है तभी तो दूसरा बल कम हो रहा है, तभी तो खिसक पा रहा है। दूसरा, जैसे ये माना बॉक्स है, ये बल लगाया जा रहा है इधर से, और ये बल ज्यादा है और ये भी बल ज्यादा है, और ये बॉक्स
कहीं नहीं जा रहा, इसी जगह स्टेबल है, संतुलित बल है। क्यों? जब हम बल लगा रहे हैं तो बल बॉक्स द्वारा लगाया जाने वाला बल और जो हाथ के द्वारा लगाए जाने वाला बल, दोनों बल बराबर है, तब हम कहेंगे संतुलित बल है। और संतुलित बल के कारण ही हमारे एक स्थिति बनी रहती है। असंतुलित बल के कारण हमारी स्थितियां आगे पीछे होती हैं। जैसे आप देखे होंगे, संतुलित बल के कारण ही जो रस्सी पे लड़की पर चलती है, वो डंडा लेकर कर करके ऐसे ऐसे अपना संतुलित बैलेंस बनाती रहती है। देखा है सर्कस में? सर्कस में क्या करती है, छोटी सी बच्ची होती है, डंडा लेकर करके उस पतली सी रस्सी पे चलती चली जाती है दूर तक, ऊंचाई के आधार पर। क्यों चली जाती? क्योंकि वह बैलेंस बनाने के लिए एक लाठी डंडा ले रही होती है, बड़ा सा मोटा सा, वो ऐसे देख लेती कि जिधर बैलेंस मेरा कम हो रहा है उसको उधर से ज्यादा उधर उठा देती हो। बैलेंस जब जिधर कम हो रहा होगा, मतलब जिधर वो गिर रही होगी, गिरने की जब लगा इधर लड़क रहा है, तो पता क्या करेगी, डंडे को इधर कर देगी हल्का सा, तुरंत इधर बैलेंस हो जाएगा। अब जब देखेगी इधर गिर रहा है तो डंडे को इधर कर देगी, यानी उसका बैलेंस बनाने के लिए उस डंडे का सहारा लेती हो। बैलेंस बनाने के डंडे का सहारा लेती है, तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। लेकिन अब इम्बैलेंस फोर्स क्या होगा, असंतुलित बल क्या होगा? ये होगा असंतुलित बल। ये असंतुलित बल होगा आपका, और ये संतुलित बल होगा आपका। सॉरी, ये आपका, ये उल्टा हो गया इसका, ये होगा आपका, एक मिनट, आप इसको क्या लिखोगे, असंतुलित लिखोगे, और इसे क्या लिखोगे, संतुलित लिखोगे। यहां मैं असंतुलित लिख देता हूं। इसका उदाहरण यहां पर है, इसका उदाहरण यहां पर है, ठीक है ना। दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग, हम बल और गति का नियम जब पढ़ेंगे तो इसमें बार बार अपने दैनिक जीवन आसपास के क्षेत्रों से इसका रिलेटिव उत्तर देंगे, उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने उदाहरण देखा, संतुलित बल को बनाए रखने के लिए उस बच्ची ने अपने डंडे को ले रखी है। संतुलित बल के कारण ही आप जो मौत के कुआं में देखा है, मौत के कुआं में वो करता है, वो तेजी से राउंड करता है, राउंड बना रहता है, सर्कुलर मोशन करता है, वो वृत्तीय गति करता है। वहां पर भी अभिकेंद्रीय बल लगता है। जैसे यहाँ पर ये है, इसके बीच में ये मोशन कर रहा है, तो इसके बीच वाले सेंटर पे, और पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति, पृथ्वी जो गति कर रही है, क्या कर रही है पृथ्वी, पृथ्वी गति कर रही है ना, तो पृथ्वी गति किसके कारण कर रही है, संतुलित बल के कारण ही तो कर पा रही है। अगर संतुलित बल नहीं होता तो शायद पृथ्वी सूरज से दूर खिसक के चली जाती। जैसे ये सूरज है, अब इसके चारों तरफ मोशन हो रहा, इसके बीच और पृथ्वी के बीच में बल लग रहा है, और पृथ्वी सूर्य की तरफ बल लगा रही है, और सूर्य पृथ्वी की तरफ बल लगा रहा है। दोनों बलों के बीच का बराबर होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को खींचे रहते, ताने रहते हैं, तभी वो गति करती रहती है लगातार। यह संतुलित बल ही है। अर्थात असंतुलित बल हो जाता तो पृथ्वी या तो पीछे चली जाती या तो सूर्य की तरफ चली जाती। हाँ, पृथ्वी या तो सूर्य की तरफ खींची चली जाती अगर सूर्य का बल ज्यादा होता, अगर पृथ्वी की बल ज्यादा होती तो पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती। समझ रहा ना? ये इम्बैलेंस फोर्स का नहीं, बैलेंस फोर्स का ही नतीजा है। आप बैलेंस फोर्स का उदाहरण आप और देख सकते हो कि अपने दैनिक जीवन में जब हम देखते हैं ऐसे रस्सी घुमा रहे होते हैं तेजी से, पत्थर उसमें बंधा रहता है, तो वो बैलेंस फोर्स का ही नतीजा रहता है। जब तक बैलेंस फोर्स बना हुआ है तब तक तो पत्थर आपका चल रहा है, आराम से घूम रहा है आराम से। लेकिन जैसे बैलेंस फोर्स खत्म हुआ वैसे या तो रस्सी टूट जाएगी या तो पत्थर दूर चला जाएगा टूट के, यही होगा। इसका संतुलित असंतुलित का उदाहरण पता चला। इसको पढ़ने से ज्यादा अपने दैनिक जीवन में आसपास इसका उदाहरण देखना है। दैनिक जीवन में अपने आसपास इसका उदाहरण देख के समझना है कि संतुलित किसे कहा जाता, असंतुलित किसे कहा जाता है। अब इसी
के आधार पर हम देखेंगे गति का नियम। गति के नियम में क्या कहा जाता है? गति के नियम का मतलब क्या होता है? गति के नियम का हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे है? आखिर में पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है गति के नियम को? गति का नियम दरअसल जब हम काम कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ नियम लगते हैं। उन्हीं नियमों को अपने एकदम बेसिक रूप से समझना है। ऐसा नहीं समझना है बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाना है। साइंटिस्ट ने हमारे लिए खोज के पहले से रखा है, हमें साइंटिस्ट बनना है, लेकिन उसे पढ़ना पहले है, समझना है। तो समझने के लिए हम बेस स्तर से कोई भी विकास करोगे आप, कोई भी साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से लेते हैं। जैसे गति का नियम, अगर आप ऐसे स्थिर हो तो आप किस अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में, विरामावस्था में हो। आप जब तक कोई गति नहीं करते हो, जब तक आप एक स्थान से अपने स्थान में विस्थापन नहीं करते हो, तब तक आप गति नहीं होता है आपका। इसीलिए इसके वाला पहले चैप्टर गति चैप्टर था। विरामावस्था क्या होता है? विरामावस्था मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक जगह पर स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसी को हम विरामावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। लेकिन जैसे वो अपने गति को आगे की तरफ ले जाता है तो उसे हम गति की अवस्था में कहते हैं। अब इसी गति के कुछ नियम होते हैं, इसी गति के कुछ नियम होते हैं। जैसे माना कि व्यक्ति है, ए व्यक्ति था, माना एक ए व्यक्ति है और वह ए व्यक्ति तब तक बना रहता है अपने जगह पर जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता है। यही गति का प्रथम नियम है। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? जब तक कोई वस्तु पर बल नहीं लगाया जाता तब तक वह अपने अवस्था में बनी रहनी चाहती है। जैसे जब तक तुम्हें फोर्स नहीं लगाया जाता पढ़ने के लिए, तब तक तुम्हें मौज करने का मन करता रहता है, एक जगह से अपना पढ़ने का मन ही नहीं करता। अर्थात हर व्यक्ति, हर वस्तु अपने अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में बनी रहना चाहती है। वह तब तक परिवर्तन नहीं करना चाहती जब तक कि उस पर बल नहीं लगाया जाता है। ये किसका नियम है? गति का प्रथम नियम। इसी को प्रथम नियम कहा जाता है। कोई बड़ी बात मैंने कह दी? नहीं, बड़ी बात नहीं की, समझने के लिए तुम्हारे लग रहा है, लेकिन यही जब पहली बार सोचा गया होगा तो उसको तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिली होगी। इसीलिए कह रहा हूं कि गति के प्रथम नियम का एक और मतलब दूसरे नियम, जड़त्व का नियम भी इसी से रिलेटेड है। जड़त्व का नियम भी गति के प्रथम नियम से जुड़ा हुआ नियम है। कैसे और क्यों? जड़त्व का नियम कहता है कि जब हम गति कर रहे होते हैं तो हमारी अवस्था गति की अवस्था में बनी रहनी चाहती है। अगर हम रुके हुए होते हैं तो हम रुकना ही रखना चाहते हैं, अपने वो रुकी हुई अवस्था का विरोध करते हैं। मैं जो देखो, गति के और जड़त्व में थोड़ा सा समझने वाली बात है। जड़त्व पूछे तो गति मत लिख लेना। गति और जड़त्व में थोड़ा सा अंतर है। जड़त्व में क्या कहता है? प्रत्येक वस्तु अपने अवस्था का विरोध करती है, अपने प्रारंभिक अवस्था का विरोध करती है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करना रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में बनी रहना चाहती है। इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसी जड़त्व के नियम को गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। जैसे अगर मानो, इसका उदाहरण अपने दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बस पर जब चढ़ता है, बस पे बैठा रहता है बस में, तो जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाने के बाद, जैसे मानो ड्राइवर बैठा, जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ बस में बैठा हुआ सवारी कर रहा है एक आदमी। ओके, एक आदमी बैठा हुआ बस में सवारी कर रहा है। अब बस चल रही थी, बैठा हुआ सवारी कर रहा व्यक्ति का जो कमर के नीचे का हिस्सा होगा वो सीट से टच होगा। सीट से टच होने के कारण वह गति की अवस्था में होगी, क्योंकि जो नीचे का बस का हिस्सा है वो गति की अवस्था में है। और इसीलिए जो नीचे का हमारा कमर के अपर पार्ट, लोअर पार्ट हमारे जो बस होगा उसके साथ वो गति की अवस्था में बनी रहती है। ठीक है ना? हमारे लोअर हिस्सा गति की अवस्था में बनी रहती है, पहला बात। लेकिन हमारे
अपर बॉडी जो होती है, अपर बॉडी गति की अवस्था में नहीं बनी रहती है, गति की अवस्था में नहीं रहती। अपर बॉडी हमारी स्थिर अवस्था में होती है। ओके, जब बस चल रही होगी तब, जब चलते समय चलते समय चलते समय क्या होगा, अपर बॉडी स्थिर अवस्था में होगी और लोअर बॉडी क्या होगा, गति की अवस्था में होगी। लेकिन जैसे व्यक्ति ने बस का ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, जैसे बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, वैसे ही जो व्यक्ति बैठा था वह व्यक्ति का लोअर बॉडी क्या होगा, रुक जाएगा ब्रेक के साथ ही, और हमारे जो अपर बॉडी होगी वो आगे की तरफ ऐसे हो जाएगा, झुक जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रारंभिक अवस्था चल रही थी लोअर बॉडी गति की अवस्था में, वह अब स्टेबल हो जाएगी अचानक, और हमारे अपर बॉडी विरामावस्था में पहले थी, अब वो गति की अवस्था में आने लगेगी। कहने का मतलब है जो स्थिर अवस्था में था वो गति अवस्था में आ जाएगी, जो गति की अवस्था में था वो स्थिर अवस्था में आ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ब्रेक लगाने से होगा। और ऐसा कौन सा नियम लगेगा इस पे? जड़त्व का नियम लगेगा, इनिशियल ऑफ द लॉ, जड़त्व नियम जिसे हम कहते हैं। क्या लगेगा? जड़त्व का नियम लगेगा यहाँ पे। अगर बस चल नहीं रही थी, रुकी हुई बस थी, अगर बस रुकी हुई थी, बस में बैठा ही सवारी, जब बस रुकी हुई थी तो पता क्या होगा, हमारे जो लोअर बॉडी है अपर बॉडी दोनों स्थिर अवस्था में थी। ओके, लोअर बॉडी अपर बॉडी दोनों स्थिर अवस्था में थी जब बस रुका हुआ था। लेकिन जैसे ही बस को कंडक्टर ने ऑन किया, वैसे ही हमारे लोअर बॉडी क्या होगा, गति की अवस्था में आ जाएगी। जब हमारी लोअर बॉडी गति की अवस्था में आ जाएगी तो बैठा हुआ आदमी उसमें ऐसे पीछे की तरफ झुक जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे लोअर बॉडी आगे की तरफ भाग जाएगी और अपर बॉडी पीछे की तरफ भाग जाएगी। यह रुकी अवस्था में, रुकी अवस्था में, ये रुकी हुई अवस्था में ऐसा होगा। ठीक है ना? आप समझ आए? ये दोनों उदाहरण हमारे जड़त्व के नियम है और लॉ ऑफ द फर्स्ट ऑफ द न्यूटन के फर्स्ट लॉ का नियम भी कहा जाता है इसे। ओके, और इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का प्रथम नियम भी कहा जाता है। जड़त्व और द्रव्यमान में कैसे संबंध होता है ये देख लीजिए। जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध एक दूसरे से कैसा होता है? जैसे आप किसी वस्तु को, अगर जो वस्तु जितना भारी होगा उससे हमें उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, जो वस्तु जितना भारी होगा उस पर उतना ज्यादा हमें बल लगाना पड़ेगा। जो वस्तु जितना हल्की होगी उतना कम बल से उसमें गति उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, उस बड़े से पत्थर को हमें ढुकराना है, अर्थात उसमें गति उत्पन्न करना है, तो हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। अगर कोई थोड़ा सा छोटा सा पत्थर है, अगर उसमें मुझे गति उत्पन्न करना है तो कम गति में ही, कम बल में ही उस पर गति उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु का भार अधिक होता है तो उस पर बल अधिक लगाना पड़ता है। जब कोई वस्तु अधिक तेजी से गति करती है तो उस पर जब कोई वस्तु अधिक द्रव्यमान वाली होगी तो उस पर अधिक बल लगाना होगा। जड़त्व का नियम, इसका उदाहरण कहाँ से हम देख सकते हैं? इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, मान लो आप तेजी से स्पीड में जा रहा था, कोई गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही थी। अब दूसरे तरफ से कोई एक गाड़ी आती है, ठक्कर मारती है उसको। हालांकि बहुत स्पीड से गाड़ी जा रही थी तेजी से, और उसमें कोई दूसरी गाड़ी आई, ठक्कर लगाया उस पे, तो हो सकता है कि जो हल्की गाड़ी होगी उसको ज्यादा चोट आएगा, जो भारी गाड़ी होगी, जो हैवी गाड़ी होगी उस पे कम चोट आएगा। क्यों?
क्योंकि जो भारी गाड़ी थी उस पे बल लगाया गया, उस बल का असर कम पड़ा, जबकि जो हल्की गाड़ी थी उस पे जो बल लगाया गया उस पे ज्यादा तेजी से काम कर गया। उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कैसे? इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, दो गाड़ियों की टक्कर जब होती है, मान लो ट्रक और कार में टक्कर हुआ, तो कार के खपच्चा जो होता है वह तेजी से पूरा बम्पर जो होता है टूट फाट जाता है एक ही टक्कर में, जबकि ट्रक का कुछ भी नहीं होता है। ऐसे जब फोर व्हीलर और बाइक में टक्कर होता, तो बाइक तो मेटल बॉडी ज्यादा होता है, हैवी होती है, तो बाइक का भी नुकसान होता है, लेकिन कार का भी नुकसान होता है। लेकिन इसमें उदाहरण समझने लायक है ट्रक और कार का। दो ट्रकों का जब टक्कर होता है तो कम से कम नुकसान ज्यादा से आगे वाला फ्रेम में होगा, क्योंकि दोनों आकर के टक्कर हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रक और कार में होगा तो कार को उठा के दूर फेंक देगा वो। क्यों? क्योंकि उसका भार ज्यादा है ट्रक का, इसलिए कार उसको नहीं कुछ कर पाएगी। यह जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध होता, जैसे हम अगर जब कील लगाते हैं, कील मारते हैं, आप ये जानते होंगे, जब हम कील मारते हैं, कील मारते समय जो कील का नोक होता है, जिधर से कील हमें लगाना होता है वह पतला होता है, और जिधर से हमें ठोकना होता है वो हल्का सा चौड़ा किया जाता है। क्यों? क्योंकि बल हमारा क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता थोड़ा। जैसे हम बल लगा रहे हैं, बल लगाते समय जब बल तेजी से लगा रहे हैं, इस पे चोट मार रहे हैं, चोट मार रहे हैं, ये नुकीला भाग रहेगा तो तेजी से अंदर जाएगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होगा ना। जब उसका क्षेत्रफल कम होगा तो बल का मान ज्यादा हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो बल का मान कम हो जाएगा। अगर माना कि जिस तरफ से हम चोट लगा रहे हैं उस तरफ वाला हिस्सा उल्टे तरफ से मार दो, ऐसे मार दो। मैं नुकीले वाले भाग से मार रहा हूं और चौड़े वाले भाग को दीवार में रखा हूं, तो जल्दी नहीं ठोक सकते आप, क्योंकि नुकीले वाला हिस्सा का जो भार है, बल लग रहा है, वो कम लग रहा है, जबकि चौड़े वाला हिस्सा जो है ना, वो चौड़ा वाला हिस्सा आपका बल का क्षेत्रफल थोड़ा सा काम कर रहा है, इसलिए दीवार में आसानी से नहीं घुस रहा है। जबकि नुकीले भाग से अगर आप घुसाते तो एक ही बार मारते कील को तो कुछ न कुछ हिस्सा अंदर चला जाता। इसी तरीके से गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? गति का द्वितीय नियम कहता है कि दिशा और बल में कुछ संबंध होता है। त्वरण, गति की स्पीड, गति का स्पीड में कुछ संबंध होता है। जैसे आप जिस मान लो एक क्रिकेटर है, तेज से आती हुई गेंद को कैच करता है। अगर वो कैच करता है, कैच कर करके ऐसे कर लेता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो आती हुई क्रिकेट है उसमें बल है ना, किसी के द्वारा फेंका गया बल है ना, बैट से ही फेंका गया है, लेकिन उसमें बल है ना, उसमें छिपी हुई बल, गतिज बल है ना उसमें। वो गति वाली अवस्था में जब आ रही थी क्रिकेट, उसको पकड़ कर करके उसको ऐसे कर लिया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो गति था उसमें जो बल छिपा हुआ था उस गति की अवस्था में, उस गति की अवस्था में जो बल था वह बल का मान थोड़ा शून्य हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, इसलिए वो पीछे खींचने से जो उसको चोट लगने वाली हाथ में थी वो चोट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए कोई क्रिकेटर जब बॉल को कैच करता है, कैच करने के बाद वो बॉल को अपनी तरफ खींच लेता है, ताकि उस पे लगने वाला चोट हाथ में कम हो जाए, और कम हो कर करके उसका हाथ दर्द ना करे, गेंद छूटे ना आसानी से। अगर ऐसा नहीं करता तो उसको बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी, और ऐसे करने से जो पहले आती हुई गेंद की स्पीड जो थी उसकी स्पीड में थोड़ा स्लो कर दिया, तब धीरे धीरे उसको चोट एहसास हुआ। वरना अचानक जाता पकड़ता, ऐसे करता तो और चोट उस पर बढ़ जाता। ये गति का द्वितीय नियम का उदाहरण है। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो गति करते समय जो उसमें बल छिपा होता है वह बल आपके त्वरण प्रदर्शित करता है, यानी F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। गति जितना ज्यादा होगा बल का मान उतना अधिक होगा। लिखवाते समय इसका फॉर्मूला, इसका सारा फ्रेमिंग जो लिखवाते समय इसको सारा डिटेल में हम लोग समझेंगे, लिखेंगे। गति का तृतीय नियम,
क्या कहता है, संवेग संरक्षण का भी नियम होता है। गति के तृतीय नियम में क्या होता है? गति के तृतीय नियम में हमें देखते हैं कि जैसे कोई वस्तु गति कर रहा था, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या आता था, इसे कैसे और क्यों कहा जाता कि आप जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, आप जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाती है। जैसे अगर माना मैं इस मार्कर को इधर से दबा रहा हूं, इधर पे, तो जो ये बल है, मार्कर है, मार्कर भी हमारे ऊपर, जैसे मान लो दीवार है, दीवार पे हमने जितना बल लगाया वो दीवार भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगा रही है। अर्थात दीवार के द्वारा लगाया गया बल हमारे द्वारा लगाए गए बल के बराबर लग रहा है। जो बल अधिक होगा उधर ही वस्तु विस्थापित हो जाएगी। जैसे जो बल अधिक होगा वो कम बल वाले की तरफ विस्थापित कर देगी। ऐसे समझो, मान लो हमारा बल कम है तो जो दीवार है वो दीवार क्या करेगी, हमारे की तरफ दीवार को हमारे ऊपर गिरा देगी। अगर हमारा बल अधिक हुआ तो क्या होगा, दीवार को आसानी से नीचे की तरफ गिराई जा सकती है, उस साइड हमारे के अपोजिट साइड में गिराई जा सकती है। इसका उदाहरण और क्या हो सकता है? इसका उदाहरण यह हो सकता है कि आप जैसे अगर आप बोर्ड पे बल लगाते हो तो आप बोर्ड में जैसे क्या हुआ, हाँ, जैसे हम जब जैसे हम मान लो चलते हैं तो हमारा जो पैर होता है, पैर हमारा पृथ्वी पर बल लगाता है और पृथ्वी हमारे पैर पर बल लगाती है, तभी हम आसानी से गति कर पाते हैं। वरना अगर यही प्रक्रिया जब बालू रेत वाले मरुस्थल वाले क्षेत्र में आपको चलने के लिए कहा जाता है तो आप जल्दी तेज नहीं चल पाते हो। क्यों? क्योंकि जैसे हम पृथ्वी पर बल लगाते हैं तो वो रेतीली जमीन हमारे द्वारा लगाए गए बल से नीचे धंस जाता है, यानी वो बालू हमारे पैर से जो बल लगता है उसके कारण वो नीचे चला जाता है। अब नीचे जब चला जाता तो इसलिए वह नीचे जाने के कारण हमारा बल थोड़ा कम हो जाता है और हमारा बल नीचे पृथ्वी को ढकेल देता, बालू वाले क्षेत्र को, इसलिए हम तेजी से नहीं चल पाते, कम गति से चल पाते हैं। इसका और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आप बंदूक को मारते हो तो बंदूक का ट्रिगर दबाते समय, जैसे आपने ट्रिगर को दबाते समय आपने देखा कि उसे तेजी से ट्रिगर दबाते ही गोली आगे की तरफ भागती है। क्यों? क्योंकि ट्रिगर दबाते समय उस पे गोली होती है, उस पे पीछे से, पिस्टल के पीछे से उस पे तेजी से बल लगता है, उस पे क्या लगता है, तेजी से बल लगता है और उस गोली को आगे की तरफ ढकेल देता है। ट्रिगर में लगी हुई स्प्रिंग जो होती है गोली को तेजी से आगे की तरफ गोली को भगाती है स्प्रिंग के द्वारा, इसीलिए वो गोली जो होती है तेजी से स्पीड की तरफ आगे की तरफ जाती है। जैसे माना कि ये बंदूक है, यहां लगा हुआ ट्रिगर है, ठीक है, यहां स्प्रिंग है और यहां गोली भरी हुई है, इसमें से भरा जा रहा है। एक गोली ऊपर भरी रहती है, एक एक करके गोली गिरती है। जैसे हम ट्रिगर दबाते हैं तो गोली नीचे आती और स्प्रिंग इसमें तेजी से बल लगाती है। जैसे गोली पे ट्रिगर दबाया तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग ऐसे दबाया स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग यहाँ पर लगी हुई वस्तु गोली को आगे की तरफ भगाएगी तेजी से। किताब में देख, जैसे ये क्या कर रहा है, किताब में पहले ट्रिगर बंदूक बनाया, बंदूक में पहले प्रवेश करने से पहले जैसे इसको ट्रिगर दबाया, अब 2 किलो ट्रिगर का भार था, पहले जो बंदूक का भार था ज्यादा था, और वो ट्रिगर को दबाते ही
इसके पीछे से जो स्प्रिंग लगी हुई है, वो पीछे से लगी हुई स्प्रिंग को उसको तेजी से आगे की तरफ धक्का देता है, और इसीलिए बंदूक को हैवी बनाया जाता है ताकि झंझनाहट हाथ में कम से कम उत्पन्न हो। क्यों? जब भारी होती है बंदूक, तो भारी होने के कारण बंदूक के भारी होने के कारण क्या होता है, हमें झटका कम लगता है। और जितना ज्यादा बंदूक होगा, जितना भारी बंदूक होगा उतना कम झटका लगेगा। जैसे अभी हल्की बंदूक होगी, झनझना देगा हाथ को, जितना स्पीड से वो आगे जाएगा उतना स्पीड से पीछे भी बल लगाएगा, वो जितना स्पीड से आगे जाएगा पीछे भी बल लगाएगा। हो सकता है बंदूक का अगर पीछे वाला हिस्सा कमजोर रहा तो पीछे टूट भी सकता है। इसीलिए बंदूक को बहुत हैवी बनाया, जितनी हैवी बंदूक होती उतना तेजी से पीछे की तरफ बल, आगे की तरफ बल भी लगाती है तेजी से। इसीलिए देखो, 2 किलोग्राम के बंदूक में 20 ग्राम के बंदूक की गोली को डाला जा रहा है, और इसी बंदूक के सहारे से हम उस पे गोली से चला पाते हैं। इसका एक उदाहरण होता है। और इसी तरीके से जब हम नाव में चढ़ते हैं, नाव में चढ़ते समय हम नाव में चढ़ते समय नाव को पीछे धक्का देते हैं। सॉरी, किसको? नाव से उतरते समय हम क्या करते हैं? पीछे धक्का देते हैं। और नाव में चढ़ते समय हम क्या करते हैं? पानी को पीछे धक्का देते हैं। नाव में रेत को पीछे करते हैं। जब जिस स्थान से हम चढ़ते हैं, रेत है या पानी, वहां जो भी होगा उसको हम पीछे धक्का देंगे। और जैसे अब स्केलेटर क्या चलाता है? एक्सीलेटर, स्केटर होता है, स्केट होता ना, स्केट जो होता है, स्केट पे जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको ऐसे बल लगाते हैं, ऐसे करते हैं। जितना हम तेजी से हाथ लगाते हैं उतना वो तेजी से हमारी स्पीड बढ़ती जाती है। और स्केट जो होता हमारे द्वारा, हाथ के द्वारा बल लगाया जाता है उस पर। कोई उस पर मशीन नहीं लगी है, कोई उस पर मोटर नहीं लगा हुआ है। उसकी जो पहिया है उस पर घर्षण बल का मान शून्य होता, लगभग शून्य तो नहीं होता बट मिनिमम होता है। घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल किसे कहते हैं? जैसे कोई वस्तु गति की अवस्था में चल रही होती है तो इसकी सतह से नीचे की तरफ बल लगाता है। ओवर नोट टाइम इज 15 मिनट होगा, 50 मिनट है अभी नहीं। लास्ट टॉपिक ही चलना, लास्ट टॉपिक है। अब इसके बाद क्या जाता कि ये वस्तु पीछे की तरफ बल लगाता है, इसी को हम फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और ये घर्षण बल किसी वस्तु की गति की अवस्था का विरोध करता है। जैसे हम चल रहे होते हैं, अगर मान लो कि गोली है, एक पत्थर है, गोली है, इस पे चल रहा था, ढुक रहा था आगे की तरफ, ये धीरे धीरे जाकर करके इससे चलना बंद हो जाएगा। क्यों इसलिए चलना बंद हो जाएगा कि जो गति कर रहा था वो गति के विपरीत दिशा में कौन सी बल लगा रहा था? घर्षण बल लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। वो धीरे धीरे कर करके उन सभी लोगों को उनके गति की अवस्था को शून्य कर देगा और उसे वो रोक देगा एक समय के बाद। इसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। कील को जैसे हम चोट मारते हैं तो चोट लगने के बाद उसमें गति उत्पन्न हो जाता है। वो गति क्या करता है? बल को अंदर खिसका ले जाता है, कील को अंदर की तरफ ले जाता है। नाव पर चढ़ना, बंदूक का उदाहरण आपके जीवन में, ऐसे अलग अलग आपके जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप देख सकते हो। यही गति का तृतीय नियम भी इसी पर आधारित है। इसे और यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जब कहा जाता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाती है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यहाँ पर एक बार रिवीजन करना, और जब मैं लिखवाऊंगा तो इसका पूरा सिलेबस एक बार और समझा दिया जाएगा। जो समझ नहीं आया होगा उसको वहां पर समझ लेंगे, लिखवाने से पहले लिखवाया जाएगा अगली क्लास में। ठीक है।